प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगला एपिसोड अथवा नई कहानी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें। चलो चलते हैं कहानी के सफ़र पर। कि तुम्हारे पापा कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि साल्विनोस के हेड थे। उनके अंडर में सारे साल्विनोस रहते थे। पता है, पूरे 900 साल तक उन्होंने साल्विनोस के द प्रोटेक्टर का पोजीशन संभाला। फिर उनकी मुलाकात तुम्हारी मॉम से हो गई और उसके कुछ साल बाद उन्होंने साल्विनोस की सारी पावर्स को गिव अप कर दिया और तुम्हारी मॉम के साथ आम जिंदगी जीने लगे। पर जब वो द प्रोटेक्टर थे तब बहुत पावरफुल थे और हर तरह की मैजिक जानते थे। उन्होंने साल्विनोस के बारे में कई सारी किताबें लिखी थी जो आज भी हम सब पढ़ते हैं। मंत्रों से लेकर मैजिक तक हर टॉपिक पर उनकी किताब मिल जाएगी साल्विनोस की लाइब्रेरी में। पर मेरे पापा को तो बुक्स से सख्त नफरत थी। आदित्य की बात को फिर से बीच में काटते हुए आरोही ने पूछा। इस पर आदित्य ने कहा, उसके पीछे भी एक रीजन है। खैर, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अभी सिर्फ मेन स्टोरी पर ध्यान दो। फाइन, बताइए, आरोही ने मुंह बनाते हुए कहा। आरोही के जन्म के कुछ साल बाद ही उसके पापा की डेथ हो गई थी, तो आरोही उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। जितना कात्यायनी के मुंह से सुना, सिर्फ उतना ही पता था आरोही को। अब आदित्य जब उसके पापा के बारे में बताने लगा तो आरोही की एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही थी और वो बार बार सवाल पूछ रही थी। इधर काव्या आज कॉलेज से पूरी तरह से पक्के घर आ गई थी, तो कॉलेज से वापस आते ही वो तुरंत आरोही के कमरे में जाकर सो गई ताकि कात्यायनी से बात न करना पड़े। पर कात्यायनी तो आज सारा दिन इसी के इंतजार में बैठी थी कि कब काव्या वापस आए और वो उससे पूछे कि 2 दिन तक कहाँ थी वो और कैसे पार्क तक पहुंची। तो जब काव्या को घर आए कुछ घंटे बीत गए तो कात्यायनी उससे बात करने के लिए उसके कमरे में गई। वहां पहुंचकर कात्यायनी डोर नॉक करने लगी। आरोही बेटा, सो रही हो या जाग गई हो? डोर ओपन करो, कुछ बात करनी है। डोर नॉक करते हुए कात्यायनी ने कहा। कात्यायनी की आवाज सुनते ही काव्या चिढ़ने लगी। जरा सा चैन नहीं है इस औरत को भी। घर आईने की बात करनी है शुरू कर दिया। जाने कौन सा पहाड़ टूट गया है जो बात करनी है इसे। इरिटेट होते हुए काव्या ने मन ही मन कहा और दरवाजा खोला। काव्या ने गेट खोलकर देखा तो कात्यायनी एक बाउल में गाजर का हलवा बनाकर लाई थी। हलवे की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि काव्या का सड़ा हुआ मूड कुछ ठीक हो गया। काव्या को गाजर का हलवा इतना पसंद था कि हलवा देखते ही उसने कात्यायनी के हाथ से बाउल ले लिया और चुपचाप बेड पर बैठकर हलवा खाने लगी। कात्यायनी वहीं एक तरफ खड़ी होकर काव्या को देखने लगी। तुम ठीक तो हो ना आरोही? कात्यायनी ने टेंस्ड होते हुए पूछा। दरअसल कात्यायनी ने आरोही को कभी ऐसे अजीब तरीके से खाते नहीं देखा था। आरोही आराम से बैठकर खाया करती थी, वहीं काव्या को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जल्दी जल्दी हलवे को निगल रही हो। काव्या को ऐसे देखकर कात्यायनी को बहुत चिंता हो रही थी। वहीं काव्या ने जब कात्यायनी को अपनी तरफ ऐसे देखते देखा तो उसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। तभी कात्यायनी उसे अजीब नजरों से देख रही है, तो काव्या ने तुरंत खुद को संभाला और आराम आराम से खाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल ठीक हूं मैं। वैसे क्या बात करनी थी आपको? इस पर कात्यायनी ने काव्या के मुंह पर लगे हलवे को अपने आंचल से पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम आराम करो, और कमरे से बाहर चली गई। कात्यायनी पूछने तो आई थी कि काव्या को किडनैपर्स के बारे में कुछ पता है या नहीं, पर जब उसने काव्या को खुश देखा तो कात्यायनी का दिल नहीं किया ये सब पूछकर काव्या का मूड ऑफ करने का। कात्यायनी को ऐसे जाते देख काव्या को समझ नहीं आया कि वो ऐसे बिना कुछ पूछे क्यों चली गई, जबकि आते टाइम सीरियस होकर बोला था कि कुछ बात करनी है। अजीब हाल है, कह के तो आई थी कि बात करनी है और अब जब मैंने पूछा तो बिना कुछ बताए ही चली गई। ये लोग तो मुझसे भी ज्यादा पागल है। अच्छा ही है मैं इनके साथ नहीं रहती। काव्या ने दरवाजे की ओर देखते हुए मन ही मन कहा और हलवा खत्म करके बाउल कमरे में फेंक दिया।
इसके बाद वो आराम से लेटकर टीवी देखने लगी। आरोही ध्यान से आदित्य की सारी बातें सुन रही थी। उसे अब थोड़ा बहुत समझ भी आने लगा था कि क्यों उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होती है, क्योंकि अपने फादर की तरह वो भी एक सुपरनैचुरल क्रीचर है। आरोही को द्वेंदु के द ग्रेट सैल्विनोस होने की बात पर तो यकीन हो रहा था, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि कोई इतने लंबे टाइम तक कैसे जी सकता है। अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आरोही ने आदित्य से पूछा, ओके समझ गई, मेरे पापा द ग्रेट सैल्विनोस थे, बट 900 साल कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? इतने लंबे टाइम तक कैसे कोई जी सकता है? और उसके बाद मेरी मॉम से मिले, इसका मतलब उनका टोटल लाइफ स्पैन 1000 ईयर्स से कम नहीं रहा होगा? बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इवन फॉर अ सुपरनैचुरल क्रीचर? आदित्य ने इस पर आरोही को समझाते हुए कहा, दुनिया में बहुत कुछ पॉसिबल है जो मैं और तुम सोच भी नहीं सकते। रही बात तुम्हारे डैड के लाइफ स्पैन की, तो उसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है जो अगर अभी सुनाने बैठ गया तो उसी में 2 दिन गुजर जाएगा। बट तुम टेंशन मत लो, सारी चीजें धीरे धीरे बता दूंगा। पर अभी के लिए बस इतना जान लो कि तुम्हारे डैड द्वेंदु किसी सुपर हीरो से कम नहीं थे। आदित्य को पता था कि आरोही अभी सारी चीजों से अनजान है, तो वो एक एक करके सारी बातें बता रहा था, जिससे आरोही को एक साथ सब सुनकर ज्यादा शौक न लगे। पर आरोही को सारी बातें एक साथ जान लेने का जुनून सवार था। क्या है, कैसे है, क्यों है, आरोही 1000 सवाल कर रही थी आदित्य से। मगर आदित्य को भी पता था कि आरोही कितनी क्यूरियस है नई चीजें जानने के लिए, तो वो भी बिना चिल्लाए आराम से आरोही के सारे सवालों का जवाब दे रहा था। इतनी बातें जानने के बाद अब आरोही को यह जानना था कि काव्या कैसे उसकी ट्विन सिस्टर है, और ये जानने के लिए उससे और इंतजार नहीं हो रहा था। तो आरोही ने आदित्य से अपना अगला सवाल पूछा, अब काव्या की स्टोरी पर आए। आदित्य भी ये सारी कहानियां इसलिए ही सुना रहा था ताकि आरोही को काव्या के बारे में अच्छी तरह से समझ आ जाए कि वो कितनी खतरनाक है और क्या क्या कर सकती है। तो जैसे ही आरोही ने काव्या के बारे में बताने को कहा, आदित्य ने झट से उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। तो काव्या तुमसे 2 मिनट पहले पैदा हुई थी। द्वेंदु तब तक द ग्रेट प्रोटेक्टर की पोजीशन छोड़ चुके थे, तो उन्हें लगा था कि उन्हें नॉर्मल बच्चे पैदा होंगे। डिलीवरी से पहले तक उन्हें नहीं पता था कि उन्हें ट्विंस होने वाले हैं। सैल्विनोस के ट्विंस बच्चे होने का मतलब है दुनिया में बहुत बड़ी तबाही का आना। ट्विंस में जो पहले पैदा हुआ उसके पावर्स की कोई लिमिट नहीं होती, वो कम से कम भी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा भी। काव्या जब पैदा हुई तो उसके पावर्स लिमिटलेस थे और कंट्रोल से बाहर भी। उसके जन्म लेते ही सामने खड़ी नर्सेस की आंखों की रोशनी जाने लगी और वो चिल्लाने लगी। अचानक से मौसम बदला और तूफान आने लगा। सब लोग बुरी तरह से घबरा गए थे। फिर तुम पैदा हुई और अगले कुछ मिनट्स में ही सारी चीजें नॉर्मल हो गई। काव्या के जन्म की टाइमिंग्स और उस टाइम सारी प्लैनेट्स की पोजीशन को देखने के बाद वेंदु को पता चला कि काव्या अगर जिंदा रही तो ना चाहते हुए भी वो धरती पर कई तरह की मुसीबतों को बुलावा देगी, क्योंकि काव्या में डार्कनेस ज्यादा थी। तो सारे सैल्विनोस ने डिसाइड किया कि काव्या को मार दिया जाए, पर वेंदु ये करने के लिए राजी नहीं थे। तो उन्होंने इसका दूसरा उपाय ढूंढ निकाला और काव्या को डिसोन कर दिया। तो अब काव्या द्वेंदु की बेटी नहीं थी, तो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर्स भी कंट्रोल में हो गई। सैल्विनोस के नियम के मुताबिक ये तय हुआ कि तुम्हारे पेरेंट्स काव्या को किसी अनाथ आश्रम में दे देंगे और दोबारा फिर कभी उसका चेहरा नहीं देखेंगे। इसी शर्त पर काव्या जिंदा रह सकती है। फिर द्वेंदु ने शर्त को पूरा करते हुए काव्या को ऑर्फनेज में डाल दिया। काव्या को तो बिना गलती की सजा मिली है, यानी इसमें उसकी क्या गलती थी जो उसे बिना पेरेंट्स के लाइफ स्पेंड करना पड़ा? और मॉम को पता है इस सब के बारे में? आरोही ने इमोशनल होते हुए पूछा। अभी तक आरोही को काव्या का नाम सुनकर गुस्सा आ रहा था कि उसने बेवजह उसे मारने की कोशिश की, पर जब आरोही को काव्या की स्टोरी पता चली तो उसे काव्या के लिए बुरा फील होने लगा। वहीं आदित्य ने जब आरोही को काव्या के लिए बुरा फील करते देखा तो उसे वार्न करते हुए बोला, ओ हेलो, मदर टेरेसा बनने की जरूरत नहीं है। वो इतनी भी इनोसेंट नहीं है जितना तुम सोच रही हो। शी हेट्स यू एंड योर मॉम। उसका बस चले तो वो तुम दोनों को सबसे पहले जान से मार दे। और ये लाइफ उसकी मजबूरी नहीं, उसने खुद चुना है इसे।
वेंदु ने उसे एक अच्छे खासे ऑर्फनेज में छोड़ा था ताकि वो एक ढंग की लाइफ जी सके। पर वो जैसे ही 15 की हुई और उसे अपने पावर्स के बारे में पता चला, उसने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसा करने से जेनोस की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। काव्या ने ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और जेनोस के साथ मिल गई और उनके हर एक गलत काम में उनका साथ देने लगे। प्रेजेंट टाइम में साल्विनोस का उससे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है। और हाँ, तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं पता। उन्हें यही लगता है कि उन्होंने सिर्फ तुम्हें जन्म दिया था। वेंदु ने उनके होश में आने से पहले ही काव्या को वहां से हटा दिया था और वहां मौजूद नर्सेस और डॉक्टर्स के दिमाग से भी काव्या के बारे में सब इरेज कर दिया था। अब ये जेनोस कौन है? आरोही ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। जेनोस एक तरह से कर्स्ड हाफ साल्विनोस है। साल्विनोस और उनमें फर्क बस इतना है कि साल्विनोस दुनिया के भले के लिए काम करते हैं और जेनोस अपने भले के लिए। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आज बहुत से राज आरोही के सामने आ गए थे जिनसे वो सारी जिंदगी अनजान रही। आरोही को जब पता चला कि आज तक वो जो कुछ भी सोचती आई है अपनी लाइफ और अपने बारे में, वो सब गलत था और उसे एक साथ कई सारे इमोशंस फील हो रहे थे। आरोही ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि सुपरनैचुरल होने पर खुश होए या उसकी बहन ही उसकी दुश्मन है सोचकर दुखी। पर इस सब में आरोही आदित्य के बारे में पूछना तो भूल ही गई थी कि वो क्या है और उसे ये सारी चीजें कैसे पता। तो आरोही को जैसे ही याद आया, उसने तुरंत आदित्य से सवाल किया। बाकी सब के बारे में तो बता दिए, अब अपने बारे में बताइए, आप क्या है, साल्विनोस या जेनोस? आरोही आदित्य के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड थी। उसे शुरू से आदित्य कुछ अलग लगता था और उसमें क्या अलग था ये नहीं पता था आरोही को। आज जब जानने का मौका मिला तो आरोही उसे गंवाना नहीं चाहती थी। आदित्य भी आरोही से अब कुछ छुपाना नहीं चाहता था, तो उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। मैं न साल्विनोस में आता हूं और न जेनोस में। मैं इन दोनों से अलग भी हूं और जुड़ा हुआ भी। पहेलियां ना बुझाए, आसान शब्दों में बताइए, तब समझ आएगा मुझे, आरोही ने शिकायत करते हुए कहा। आरोही की बात पर आदित्य को हंसी आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बारे में कैसे बताए और क्या। फिर भी आरोही को समझाने की कोशिश करते हुए आदित्य ने कहा, I am the reincarnation of 5 different souls. In short, you can call me an avatar. अवतार्स पैदा नहीं होते बल्कि क्रिएट किए जाते हैं। इसके लिए 5 साल्विनोस की बलि दी जाती है और सिद्धि पूरी होने पर वो सारे साल्विनोस मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं और अवतार बन जाते हैं। वैसे मुझे तुम्हारे डैड वेंदु ने क्रिएट किया था। तो आपके जैसे और कितने अवतार्स हैं दुनिया में अभी? आरोही ने एक्साइटेड होकर पूछा। आरोही को यह तो अंदाजा था कि आदित्य कुछ यूनिक होगा, पर वो सैक्रिफाइसेस से बना कोई अवतार निकल जाएगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। पर आरोही के इस सवाल पर आदित्य थोड़ा सीरियस हो गया और कहा, एक भी नहीं, एक टाइम पर एक ही अवतार रहता है। हमारे जैसे बहुत से हो गए तो भी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। अवतार्स बहुत पावरफुल होते हैं, पूरे 5 साल्विनोस का पावर होता है उनमें, जो कहीं भी तबाही लाने के लिए काफी है। दैट्स वाई एक साथ कई सारे अवतार्स नहीं बनाए जाते। बट आरोही अभी आगे फिर से कोई सवाल करने जा ही रही थी कि आदित्य उसे बीच में रोकते हुए कहता है, आज के लिए बहुत सवाल हो गए हैं, अब एक भी नहीं, बाकी सारी चीजें टाइम के साथ खुद ही जान जाओगी। तो आदित्य की बात मानकर आरोही ने फाइनली सवाल करना बंद कर दिया। वैसे भी आरोही को जितना कुछ जानना था वो जान चुकी थी। आदित्य भी पिछले 3 घंटे से सवालों के जवाब दे देकर अब थक चुका था। आरोही अब आराम से बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर लगी घड़ी पर गई। घड़ी में टाइम देखते ही आरोही घबरा गई। शिट, 8 बज गए हैं, मुझे घर जाना चाहिए, मॉम वेट कर रही होगी मेरा, आरोही ने हड़बड़ाते हुए कहा। आरोही ने जब अचानक से घर जाने को बोला तो आदित्य को ध्यान आया कि उसने आरोही को पिछले 3 दिनों की बातें तो बताई ही नहीं। ध्यान आते ही आदित्य ने आरोही को जाने से रोकते हुए कहा, तुम घर नहीं जा सकती अभी, पिछले 3 दिन में बहुत सारा बवाल हो गया है,
जो बताने की हालत में मैं नहीं हूं। कल सुबह बता दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है और वो तुम्हें नहीं ढूंढ रही है। और आज से लेकर कल की पूरी रात तुम मेरे घर में ही रहने वाली हो, बाहर भी नहीं जाना है। प्लीज अब सवाल मत करना। अभी मुझे सो जाने दो, कल पक्का सब बता दूंगा। आदित्य कितनी रातों से सोया नहीं था। हर रात वो आरोही के पास बैठा रहता कि कब उसे होश आ जाए। आज जब आरोही पूरी तरह से ठीक हो गई थी तो आदित्य को इतने दिन की सारी नींद आज ही आ रही थी। वहीं आरोही को जरा भी नींद नहीं आ रही थी। आज अचानक से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। कल तक वो खुद को एक आम इंसान समझ रही थी और आज उसे पता चला कि वो एक साल्विनोस है। ये सारी बातें एक साथ एक्सेप्ट कर लेना आरोही के लिए थोड़ा मुश्किल था। ऊपर से आदित्य ने उसे घर जाने से भी मना कर दिया। 2 रात उसे आदित्य के घर रुकना होगा। पर क्यों? आरोही इस सवाल का जवाब जाने बिना नहीं सो सकती थी। यही सोचकर आरोही ने जिद करते हुए कहा, आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं यहाँ आपके घर नहीं रुकने वाली। भले ही ब्रीफ में ही बताइए, पर कम से कम रीजन बता दीजिए इसका, वरना मैं जा रही अपने घर। आरोही को ऐसे धमकी देते देख आदित्य को काव्या की याद आ गई। अपनी बहन से कम नालायक नहीं हो तुम भी। पहले कितना कम बोला करती थी, सिर्फ काम भर, और अब देखो मना करने पर भी बोलना बंद नहीं कर रही। ये ना उसके तंत्र का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया तुम्हें? आदित्य ने आरोही को चढ़ाते हुए कहा। इस पर आरोही ने मुंह बनाते हुए कहा, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं सिर्फ जरूरी सवाल कर रही हूं। आप जवाब दे दीजिए, फिर नहीं बोलूंगी। आरोही की जिद के आगे हार मानकर आदित्य को आखिर में उसे बताना ही पड़ा। एक गहरी सांस लेते हुए आदित्य ने जल्दी जल्दी बताना शुरू किया। काव्या ने तुम पर एक बहुत बड़ा तंत्र किया था, जिसे ठीक करने के लिए मुझे उसकी हेल्प की जरूरत थी। और इस हेल्प के बदले में उसने शर्त रखी थी कि वो 2 दिन तक आरोही बनकर तुम्हारे घर में रहेगी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने शर्त मान लिया। और अब काव्या आरोही बनकर कात्यायनी आंटी के साथ है। ऐसे में तुम भी वहां चली गई तो जो मुसीबत आएगी वो तुम समझ सकती हो। काव्या की शर्त टूटेगी तो वो अलग आफत मचाएगी। इसलिए चुप करके 2 दिन इसी घर में रहो। जब शर्त पूरी हो जाएगी तो चली जाना अपने घर। आदित्य की पूरी बात सुनने के बाद आरोही को भी बात समझ में आ गई और जाने की जिद छोड़कर चुपचाप वहीं बैठ गई। आदित्य और आरोही दोनों अभी आदित्य के कमरे में बैठे थे शाम से। तो अब जब सोने का टाइम हुआ तो आदित्य ने बेडरूम से अपने लिए बेडशीट और पिल्लो लिया और बाहर जाते हुए बोला, तुम यहाँ रूम में सो जाओ, डोर अंदर से लॉक कर लेना। बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जगा लेना। मैं यही बरामदे में सो रहा हूं और मैं सामने वाले घर में। कहते हुए काव्या ने रूम में एंटर किया। अचानक से सामने काव्या को देखकर आरोही पूरी तरह से चौंक गई। एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये रियल में हो रहा है या वो कोई सपना देख रही है। वो एक टक बस काव्या को देखे जा रही थी। वहीं आदित्य काव्या के यूं बिना बताए कमरे में आ जाने से भड़क गया। तुम छुपकर हमारी बातें सुन रही थी? आदित्य ने काव्या को घूरते हुए कहा। इस पर काव्या मुस्कुराते हुए 2 कदम आगे बढ़ी और बोली, बिल्कुल नहीं, मैं तो अपनी प्यारी बहन से मिलने आई थी और तुम्हारा हाल जानने। क्या तुम भी हर बात में शक करने लगे हो? इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। काव्या को ऐसी मीठी मीठी बातें करते देख आदित्य का खून खौल रहा था। वहीं आरोही अभी भी काव्या को देखकर फुल सरप्राइज थी। इनफैक्ट वो काव्या के वे ऑफ टॉकिंग और एटीट्यूड से काफी इंप्रेस थी और उसे देखकर स्माइल कर रही थी। काव्या ने जब आरोही को अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखा तो गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोली, तुम क्या दांत फाड़ रही हो इतना? कार्टून देख लिया क्या? काव्या के ऐसे गुस्से रूप को देखकर आरोही डरकर अपनी जगह से पीछे की तरफ बढ़ गई। वहीं आदित्य ने जब काव्या को आरोही के पास जाते देखा तो तुरंत काव्या का हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेल दिया और आरोही के सामने खड़ा हो गया। बस हो गया, अब निकलो यहां से और शर्त खत्म करके इस शहर से भी चलती बनो। आरोही के आसपास भी नहीं भटकना है अब तुम्हें। आदित्य ने गुस्से से भरकर कहा। अच्छा, तो तुम मुझे रोक लोगे? काव्या ने हंसते हुए कहा। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारा सामना काव्या से हो रहा है और काव्या इतनी आसानी से कभी नहीं हार मानती। अब मैं भी देखती हूं कि कौन इस शहर से वापस जाता है और कौन टिक कर रहता है। अपनी बात खत्म करते हुए काव्या ने आगे कहा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आदित्य ने थोड़ी राहत की सांस ली। ये सच में इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली। जब तक इसे वो न मिल जाए
जिसके लिए ये यहाँ आई है। पर यहाँ से क्या चाहिए काव्या को अब? आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा। आरोही ने आदित्य को जब ऐसे किसी गहरी सोच में खोया देखा तो बोली, डोंट वरी, यू आर स्मार्टर देन हर एंड पावरफुल टू। काव्या को तो आप आसानी से हैंडल कर लेंगे, फिर क्यों परेशान होना? आरोही को मोटिवेशनल बातें करते सुन आदित्य ने उसकी तरफ शातिर मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, मिस आरोही ने कह दिया है तो अब तो आसानी से हैंडल कर लूंगा मैं काव्या को। पर फिर आदित्य ने तुरंत सीरियस होते हुए कहा, ये सब इतना आसान नहीं होगा। काव्या पावरफुल होने के साथ बहुत शातिर भी है। उसे काले जादू की भी अच्छी नॉलेज है। जिन्हों उसके साथ रहकर उसने सिर्फ उनसे ब्लैक मैजिक नहीं सीखा, बल्कि उन लोगों के जैसे ही अपनी ह्यूमैनिटी भी खत्म कर ली है। इसके अलावा उसके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसे इंसानों से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है जिसे किसी बात की परवाह नहीं हो। आदित्य की बातें सुनकर आरोही को भी अब चिंता हो रही थी। अभी एक दिन और एक रात काव्या आरोही की मॉम के साथ रहने वाली थी। ऐसे में वो उनके साथ कुछ गलत कर देगी तो ये सोचकर ही आरोही की धड़कनें तेज होते जा रही थी। आदित्य ने जब आरोही को ऐसे डरते देखा तो वो समझ गया कि आरोही अपनी मॉम को लेकर डर रही है। तो उसे समझाते हुए आदित्य ने कहा, अब मुझे टेंशन फ्री रहने को बोलकर खुद टेंशन लेने लगी। ट्रस्ट मी, काव्या आंटी को कुछ नहीं करेगी अभी। इसका खास ध्यान रखेंगे हम। अब सो जाओ जाकर, बहुत नींद आ रही है मुझे। पर भूख लगी है मुझे, कैसे सो जाऊं? खाने को तो दीजिए कुछ पहले। आरोही ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा। आरोही ने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं था तो उसे अब बहुत जोर की भूख लगी थी। हालांकि अभी तक आरोही ने आदित्य से खाना नहीं मांगा था। ये सोचकर कि रात होगी तो आदित्य खुद ही लाएगा कुछ खाने को। पर यहाँ तो वो भूल ही चुका था कि आरोही को इंसानों की तरह ही भूख लगती है और उसे खाना चाहिए होता है जीने के लिए। जब आरोही ने बताया कि उसे भूख लगी है तो आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी, तुम्हें भूख लगी होगी ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी कुछ लेकर आता हूं बाहर से। कहते हुए आदित्य घर से बाहर जाने लगा तो आरोही ने उसे रोकते हुए कहा, बाहर क्यों? घर में कुछ नहीं है खाने को? आरोही का सवाल सुनकर आदित्य 1 मिनट के लिए रुका और पीछे मुड़ते हुए बोला, वेट, मैंने अभी तुम्हें बताया नहीं क्या कि मैं नॉर्मल फूड नहीं खाता? इस पर आरोही ने चौंकते हुए पूछा, नहीं तो? वैसे नॉर्मल फूड नहीं खाते तो क्या खाते हो? आरोही जब एक सैल्विनोस है और वो नॉर्मल इंसानों वाला खाना खाती है तो उसे लगा आदित्य भी वही खाता होगा। तो जब उसने ये कहा कि वो ये सब नहीं खाता तो आरोही के दिमाग में फिर से कई सारे सवाल आने लगे। कहीं वैम्पायर्स की तरह इंसानों का खून तो नहीं पीता होगा आदित्य, क्योंकि मरकर जिंदा हुए लोग तो यही करते हैं। ये सोचकर ही आरोही की बैंड बज रही थी। मगर फिर आदित्य ने जब आरोही के इस सवाल का जवाब दिया तो आरोही की क्यूरियोसिटी शांत हुई और साथ में उसकी चिंता भी। अपने खाने के बारे में बताते हुए आदित्य ने कहा, आई हंट माई फूड। मंथ में एक बार भूख लगती है मुझे, फुल मून की रात, और उसी दिन किसी एनिमल को हंट करके खा लेता हूँ। इसलिए घर में खाना रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम बस 2 मिनट रुको, मैं ला देता हूँ कुछ खाने के लिए। ये बताने के बाद आदित्य खाना लाने घर के बाहर चला गया। आदित्य के जाने के बाद आरोही आकर आदित्य के कमरे में बैठ गई। आरोही पिछले 3 दिन से आदित्य के कमरे में थी, पर आज पहली बार वो इस कमरे को अच्छी तरीके से देख रही थी। आदित्य का कमरा काफी डिफरेंट तरीके से डेकोरेट किया गया था। यूनिक पेंटिंग से कमरे की दीवारें सजी हुई थी, मगर रूम में लाइट्स नहीं लगी थी, सिर्फ एक कैंडल जल रही थी। लेकिन ऐसे कैंडल से ही कमरे में काम भर की रोशनी थी। बाकी पूरे रूम में हर जगह किताबें रखी हुई थी, यहाँ तक कि कपड़ों की अलमारी में भी किताबें भरी हुई थी। ये सब आरोही को बहुत नया सा लग रहा था। उसने अभी तक किसी का ऐसा कमरा नहीं देखा था जहां सिर्फ किताबें ही किताबें रखी हो। आदित्य सुबह जल्दी जल्दी मंत्रों वाली किताब ढूंढने के चक्कर में अपनी अलमारी खुली ही भूल गया था। आरोही ने जब खुली अलमारी देखी तो उसे बंद करने लगी, मगर जब आरोही उस अलमारी को बंद करने गई तो उसकी नजर सामने रखी एक पेंटिंग पर पड़ी। दरअसल ये वही पेंटिंग थी जो आदित्य आरोही के पास से चुरा कर लाया था। आदित्य के पास ये पेंटिंग देखकर आरोही को उस पर बहुत तेज गुस्सा आया। उस दिन आरोही के कमरे में उसकी अलमारी के अंदर जो भी हलचल हो रही थी उस सब के पीछे आदित्य का हाथ था।
ये समझने में आरोही को जरा सी भी देर न लगे। लेकिन अब आरोही को यह समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य ने आखिर ये पेंटिंग चुराई क्यों थी। तभी आरोही का दिमाग ठनका, यानी आदित्य को शुरू से मेरे सपनों के बारे में सब कुछ पता है। शिट, फिर उन्होंने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं? आरोही ने परेशान होते हुए खुद से कहा। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आदित्य ने भी अभी तक उससे कई सारी बातें छुपाई थी और आज इतना कुछ बताने के बाद भी आरोही को लग रहा था कि आदित्य अभी भी उससे बहुत कुछ छुपा रहा है। ऐसे में आदित्य पर यकीन करना चाहिए या नहीं, आरोही के सामने ये सबसे बड़ा सवाल था। आरोही ने अलमारी से वो पेंटिंग निकाल ली और आदित्य का इंतजार करने लगी। कुछ देर में ही आदित्य आरोही के लिए डिनर लेकर आ गया। मुझे पता नहीं था तुम्हें क्या पसंद है खाने में, तो जो समझ आया वो ले आया हूं, जल्दी से खा लो अब। कहते हुए आदित्य ने आरोही के हाथ में डिनर का थैला पकड़ा दिया। आरोही ने भी चुपचाप आगे बढ़कर वो थैला आदित्य के हाथ से ले लिया और उसे किनारे रख दिया। आदित्य अब आरोही को अचंभे से देखने लगा कि वो इतना सीरियस क्यों हो गई है अचानक से। आरोही अभी भी कुछ बोल नहीं रही थी, बल्कि शांत खड़ी होकर आदित्य को घूर रही थी। आदित्य को जब बहुत देर तक सोचने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया तो उसने आरोही से पूछा, क्या हुआ तुम्हें, अब ऐसे मुंह बनाए क्यों खड़ी हो? आरोही ने इस पर बिना कुछ बोले ही वो पेंटिंग आदित्य के सामने रख दिया। वो पेंटिंग देखते ही आदित्य समझ गया कि आरोही का मूड ऑफ क्यों हो गया अचानक से। आदित्य आज सुबह से इतने सवालों का जवाब दे चुका था आरोही को कि अब किसी और सवाल का जवाब देने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। ये भी आज ही पता चलना था, अपना सिर पीटते हुए आदित्य ने कहा। कल बात करें इसके बारे में, आदित्य ने रिक्वेस्ट करते हुए आगे कहा। पर आरोही को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वक्त कोई बहाना सुनने के मूड में ही नहीं है। बिना कुछ जवाब दिए ही आरोही पेंटिंग के सामने मुंह बनाकर बैठ गई। जब आदित्य को समझ आ गया कि आरोही बिना जाने मानने नहीं वाली, तो वो आरोही के सामने आकर बैठ गया। आराम से बैठने के बाद आदित्य ने बताना शुरू किया। 20 की एज के बाद तुम एक रियल साल्विनोस बनते हो और धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारी पावर्स समझ में आने लगती है। मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे 20 साल के होने के बाद मैं खुद तुम्हें गाइड करूंगा और अपनी पावर्स को सही तरीके से यूज करना सिखाऊंगा। सो तुम्हारे 20 के होते ही मैं तुम्हारी लाइफ में आ गया। उसके बाद मेरा काम था तुम्हारी साल्विनोस वाली पढ़ाई शुरू करवाना। जैसे यहाँ पर तुम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ती हो अर्थ और लाइफ के बारे में जानने के लिए, वैसे ही हमारी दुनिया में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है और इसके लिए तुम्हें द्वेंदु की किताब पढ़ाई जाती है। सबसे पहले शुरुआत होती है स्वप्नावली से, जो मैंने तुम्हारी अलमारी में छुपाई थी। बट जब मैं बुक रखने गया तो मुझे पेंटिंग दिखी। मुझे पेंटिंग के बारे में जानना था, इसलिए मैं ये अपने पास ले आया। That's it। आदित्य की सारी बात सुनने के बाद आरोही के चेहरे का रिएक्शन कुछ चेंज हुआ और उसने फिर से एक और सवाल पूछा। क्यों जानना था आपको इस पेंटिंग के बारे में? डू यू नो मैंने ये पेंटिंग क्यों बनाई थी? वेल, नॉट एग्जैक्टली, पर मुझे इतना पता है कि ये जो कुछ भी है अच्छा नहीं है। वैसे क्या सोचकर तुमने ऐसी पेंटिंग बनाई थी? आदित्य ने सीरियस होते हुए आरोही से पूछा। आरोही का अब मन हुआ कि वो उसे बता दे कि वो पेंटिंग उसने अपने एक ड्रीम की बनाई थी, लेकिन फिर ये सोचकर आरोही रुक गई कि अगर वो ये बात बताती है तो उसे पूरा ड्रीम डिटेल में आदित्य को सुनाना पड़ेगा और जो कुछ भी हुआ था उस सपने में वो आदित्य को बताना आरोही के लिए काफी ऑकवर्ड था। मगर फिर आरोही ने डिसाइड किया कि वो सारी बात नहीं बताएगी, सिर्फ इतना बता देगी कि वो एक सपने में देखा था तो बना दिया। इससे उसे ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा और मेन बात आदित्य को पता भी चल जाएगी। यही सोचते हुए आरोही ने कहा, वो मैंने एक सपना देखा था, उसमें कुछ ऐसा हुआ था तो मैंने उसे अपनी इस पेंटिंग में उतार दिया। आरोही की ये बात सुनकर आदित्य थोड़ी देर के लिए किसी गहरे ख्याल में खो गया, लेकिन कुछ देर में ही आदित्य अपने ख्याल से बाहर आ गया और स्माइल करते हुए बोला, ओके, कोई बात नहीं, ये सब बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी तुम डिनर करो और सो जाओ। आरोही को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आदित्य ने जैसे ही खाने का नाम लिया वो तुरंत उठी और डिनर करने लगी। डिनर करके आरोही आदित्य के कमरे में सोने चली गई और आदित्य बाहर बरामदे में काउच पर सो गया। रात के कुछ 12 बज चुके थे।
आरोही गहरी नींद में सो रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे हिलाकर जगाने की कोशिश कर रहा है। आरोही ने आंखें खोलकर देखा तो सामने संदीप खड़ा था। इतनी रात गए अपने सामने संदीप को खड़ा देख आरोही हैरान हो गई। आज तक उसने संदीप से कभी बात तक नहीं की थी, ना उसे ढंग से जानती थी। आरोही को बस इतना पता था कि संदीप उसका क्लासमेट है। अब वो इस वक्त उसके रूम में क्या कर रहा है, ये सवाल आरोही के दिमाग में घूम रहा था। संदीप, यहां क्या कर रहे हो तुम इतनी रात को, वो भी? आरोही ने फुसफुसाती हुई आवाज में बोला। संदीप ने आरोही की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उल्टी करने लगा। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि संदीप ये क्या कर रहा है। उसने अब तेज कड़कती आवाज में पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? आधी रात को तुम यहां मेरे रूम में वॉमिट करने आए हो? आरोही के इतना पूछते ही संदीप आरोही के पैरों को पकड़कर रोने लगा। रोते हुए संदीप आरोही से कह रहा था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया आरोही। I wasn't in control. Please save me. Only you can do it. संदीप की इस हरकत से आरोही शॉक्ड हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि संदीप किस बारे में बात कर रहा है। परेशान होते हुए आरोही ने फिर संदीप से पूछा, क्या नहीं किया तुमने और किस चीज से मैं बचा सकती हूँ तुम्हें और कैसे? संदीप जैसे ही कुछ बोलने को हुआ उसके मुंह से खून निकलने लगा। ये देखकर आरोही का चेहरा सफेद पड़ गया। वो घबरा कर उठी और संदीप के हाथ से अपना पैर छुड़ाकर बेड के कोने में खिसक गई। बेडशीट को अपनी मुट्ठी से पकड़कर वो कांपती हुई आवाज में बोली, संदीप क्या हो रहा है तुम्हें? संदीप ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और खून की उल्टियां करता रहा। इधर बाहर लेटे आदित्य के कानों में आरोही की आवाज पड़ी तो उसकी भी नींद खुल गई। आदित्य झट से उठा और आरोही के कमरे के पास जाकर डोर नॉक करने लगा। आरोही, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो तुम? दरवाजा खोलो। आदित्य ने डोर पीटते हुए कहा। आदित्य ने एक दो बार और नॉक किया, पर जब आरोही ने दरवाजा नहीं खोला तो आदित्य ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। अंदर जाकर आदित्य ने देखा तो आरोही नींद में चिल्ला रही थी। आरोही। आरोही के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए आदित्य ने बड़े आराम से कहा। आदित्य के टच करते ही आरोही झटके से उठी और आदित्य को हक करके रोने लगी। आरोही बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसका शरीर डर से कांप रहा था। आरोही ने इस वक्त आदित्य को बहुत कस के पकड़ा हुआ था। आरोही को इतना परेशान देख आदित्य ने उसे शांत कराते हुए कहा, आरोही, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? आरोही ने इस पर सिसकते हुए कहा, हाँ, बहुत बुरा। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? हर दूसरे दिन एक बुरा सपना। I can't handle this. मुझे इस सब का मतलब भी नहीं समझ आता। फिर क्यों? आरोही इतने नाजुक दिल की थी कि उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हर कुछ दिन में वो कोई डरावना सपना देखती और फिर घंटों बैठकर रोती। आदित्य को पता था कि आरोही इस वक्त बहुत डरी हुई है और उसे शांत करने के लिए सबसे पहले उसका डर खत्म करना पड़ेगा। तो कुछ सोचकर आदित्य ने कहा, तुम्हें पता है, रात के 12 बजे किसी को हक करने से तुम्हें उससे प्यार हो जाता है? What? You're crazy. Do you know that? कहते हुए आरोही ने तुरंत आदित्य को छोड़ दिया और उससे थोड़ी दूर होकर बैठ गई। आदित्य इस पर हंसते हुए बोला, I know that. पर तुम मुझसे भी ज्यादा पागल हो। ऐसे सपने देखकर कौन रोता है भला? और वो भी एक साल्विनोस होकर। साल्विनोस होने के बाद भी कोई रोए तो उससे बड़ा बेवकूफ और पागल इंसान तो कोई और है ही नहीं। बेवकूफ नहीं हूं मैं। I was just a bit afraid. आरोही ने मुंह बनाते हुए कहा। आदित्य आरोही को देखकर मुस्कुराने लगा। असल में उसने ये आरोही का ध्यान सपने से हटाने के लिए बोला था और आदित्य की तरकीब सक्सेसफुल भी रही। आरोही ने रोना बंद कर दिया और वो आदित्य से बहस करने में जुट गई। पर जब आदित्य को मुस्कुराते देखा तो आरोही को भी ये समझते देर न लगी कि आदित्य सपने से उसका ध्यान भटकाने के लिए बकवास कर रहा था उसके साथ और वो बेकार में उससे लड़ने को तैयार हो गई। अब आरोही भी अपनी बेवकूफी पर ऑकवर्डली मुस्कुराने लगी। आदित्य ने जब देखा कि आरोही अब पूरी तरह से शांत हो चुकी है तो उसने पूछा, अब बताओ, क्या देख लिया था ऐसा जो इतना रोई जा रही थी? संदीप, मेरा क्लासमेट, उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो रो रो कर मुझसे कह रहा था कि सिर्फ मैं ही उसे बचा सकती हूँ।
आई डोंट अंडरस्टैंड, अब इसका क्या मतलब है? उसे तो मैं जानती तक नहीं अच्छे से, फिर उसका ड्रीम क्यों आया मुझे? आरोही ने एक सांस में जल्दी जल्दी सब बता दिया। आदित्य भी ये सुनने के बाद कुछ देर तक सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, इसके कई मतलब हो सकते हैं। या तो संदीप पर कोई खतरा मंडरा रहा है जो तुमसे रिलेटेड है, या फिर कोई। आदित्य ये बोल ही रहा था कि उसके दिमाग में आया कि काव्या कल कॉलेज गई थी। ये याद आते ही आदित्य ने कहा, एक मिनट, कल काव्या कॉलेज गई थी। हो सकता है कि उसने संदीप को कोई हार्म पहुंचाया हो और ये सपना तुम्हें उसी से आगाह करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, ये हो सकता है। आदित्य की बात में आरोही को भी लॉजिक दिख रहा था। उससे भी लगने लगा कि काव्या ने ही कुछ किया है, तभी उसे ये सपना आया है। पर काव्या ने सच में कुछ किया है या नहीं, और अगर किया है तो क्या किया है, ये पता करना आरोही और आदित्य के लिए एक बड़ा चैलेंज था। आरोही को जब इसका कोई रास्ता नहीं समझ आया तो उसने आदित्य से पूछा, पता कैसे चलेगा कि काव्या ने कुछ किया है या नहीं? इस पर आदित्य ने अपना सुझाव देते हुए कहा, कॉलेज जाकर। कल काव्या के साथ मैं भी कॉलेज जाऊंगा। अब तुम भी ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं है जाने में। आदित्य का आइडिया आरोही को भी सही लगा और आखिर में उन दोनों ने डिसाइड किया कि कल आदित्य कॉलेज में काव्या पर नजर रखेगा और सच्चाई पता करेगा। आज आदित्य सुबह जल्दी उठ गया। आरोही अभी भी सो रही थी। तब तक उसने घर की सफाई कर ली और नहा धोकर कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गया। आज उसे कैसे भी काव्या को अकेले नहीं छोड़ना था। तो 9 बजते ही वो काव्या को कॉलेज ले जाने के लिए कात्यायनी के घर पहुंच गया। वहां पहुंचने पर कात्यायनी ने चाय पूछा तो आदित्य ने ये कहकर मना कर दिया कि उसे कॉलेज आज जल्दी जाना है और चाय पीने लगेगा तो देर हो जाएगी। कात्यायनी ने फिर आदित्य की बात मान ली और वो दोनों बैठकर आरोही के रेडी होने का इंतजार करने लगे। जब इंतजार करते हुए काफी समय बीत गया और काव्या अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो कात्यायनी उसे आवाज लगाने लगी, आरोही, कितना टाइम लगेगा? और आदित्य यहाँ इंतजार कर रहा है तुम्हारा, जल्दी आओ। काव्या को आवाज लगाते हुए कात्यायनी ने कहा। काव्या अभी तक आराम से सो रही थी। कात्यायनी की आवाज जब उसके कानों में पड़ी तो उसे याद आया कि वो अब काव्या नहीं आरोही है और अब उसे कॉलेज भी जाना है। पर कल जो बोर्डम काव्या को कॉलेज में झेलनी पड़ी थी, उसके बाद दोबारा कॉलेज जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब काव्या को पता चला कि आदित्य उसे ले जाने खुद आया है तो उसके दिमाग में तुरंत कोई खिचड़ी पकने लगी। अभी तक जो काव्या कॉलेज न जाने का डिसाइड करके सोई पड़ी थी, वो तुरंत उठकर 10 मिनट में रेडी हो गई और बाहर आ गई। हो गया सब, चलिए। अपने कमरे से बाहर आते हुए काव्या ने कहा और बैग उठाकर बाहर की तरफ जाने लगी। कात्यायनी ने नोटिस किया कि काव्या ने आज स्कार्फ नहीं पहना था तो उसे टोकते हुए बोली, अरे आरोही, स्कार्फ कहां गया तुम्हारा? आरोही की अभी स्टूपिडिटी कहे या शौक, पर वो बचपन से ही हर ड्रेस के साथ अपने गले में एक स्कार्फ बांधा करती थी, यहां तक कि कॉलेज यूनिफॉर्म के साथ भी। कितनी बार टीचर्स ने टोका भी इसके लिए, पर आरोही ने स्कार्फ बांधना बंद नहीं किया। ऐसे में आज जब कात्यायनी ने काव्या को बिना स्कार्फ के देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वहीं काव्या को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो जब कात्यायनी ने उससे स्कार्फ के बारे में पूछा तो वो क्लूलेस थी। पर अब कुछ ना कुछ तो बोलना ही था, वरना कात्यायनी को शक हो जाता। यही सोचकर काव्या ने बहाना बनाते हुए कहा, वो गंदा हो गया था इसलिए नहीं पहना। कात्यायनी को काव्या की बात पर कोई यकीन नहीं हुआ, बल्कि उसे यह सुनकर और डाउट हो गया कि आरोही के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है, वरना वो बिना स्कार्फ के बाहर जा रही है, ये पॉसिबल नहीं है। एक ही स्कार्फ थोड़ी है तुम्हारे पास जो गंदा हो गया है। इतने सारे स्कार्फ खरीद कर रखी हो तो क्या सारे एक साथ ही गंदे हो गए? कात्यायनी ने तुरंत काव्या से सवाल किया। अब काव्या को भी लगने लगा कि उसने कुछ गड़बड़ कर दिया है। तभी कात्यायनी ऐसे सवाल कर रही है तो बात को संभालने के लिए अपने कमरे में जाते हुए काव्या ने कहा, अब अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, 2 मिनट रुको, मैं पहन कर आती हूँ। काव्या ये कहते हुए रूम में चली गई और स्कार्फ ढूंढते हुए बड़बड़ाने लगी, क्या कार्टून है ये लड़की, स्कार्फ कौन पहनता है यूनिफॉर्म के साथ? सारे लुक की ऐसी की तैसी कर देती है ये बहन जी। काव्या को आरोही की अलमारी में फाइनली एक स्कार्फ मिल गया। काव्या ने तुरंत उसे अपने गले में बांधा
और आरोही को मन ही मन कोसते हुए बाहर आ गई। बाहर आते ही काव्या ने आदित्य से कहा, चलिए जल्दी, अब लेट नहीं होना मुझे। काव्या ये कहकर तुरंत घर के बाहर चली गई। आदित्य और कात्यायनी वहीं खड़े होकर अचंभे से एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। कात्यायनी को यह सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि काव्या उसे ऐसे अवॉइड करके निकल गई। आरोही कात्यायनी को बिना बाय बोले नहीं जाती थी। कात्यायनी ये सोचकर खुद को तसल्ली दे रही थी कि शायद किडनैप होने की वजह से आरोही के दिमाग पर बुरा असर हुआ है, इसलिए वो ऐसे स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। आदित्य को कात्यायनी के चेहरे पर उसकी टेंशन साफ दिख रही थी, तो कात्यायनी को समझाते हुए आदित्य ने कहा, परेशान मत होइए, वो कुछ दिन में वापस पहले जैसी हो जाएगी, हमें बस थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। आदित्य की बात पर हामी भरते हुए कात्यायनी ने कहा, हाँ, बस उसी टाइम का इंतजार कर रही हूं मैं भी। टाइम ज्यादा हो रहा था तो आदित्य ने कात्यायनी को बाय बोला और निकल गया वहां से। पार्किंग एरिया में काव्या पहले से खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे उसने आदित्य को आते देखा, तुरंत कार में जाकर बैठ गई। आदित्य भी आया और बिना कुछ बोले कार स्टार्ट करके निकल गया। रास्ते में कुछ दूर आगे जाने पर काव्या ने आदित्य से पूछा, क्या बात है, आज तुम बड़े बेताब हो मुझे कॉलेज ले जाने के लिए? आरोही की ड्यूटी छोड़ दी है क्या? आदित्य इस पर फ्रंट मिरर से काव्या को देखते हुए बोला, हाँ, आज सोचा थोड़ी तुम्हारी ड्यूटी भी कर लूं। सो हियर आई एम, तुम्हारा मुफ्त का ड्राइवर। आदित्य ने इतनी सफाई से सब हैंडल किया कि काव्या को शक भी नहीं हुआ कि आदित्य आज उसे कॉलेज क्यों ले जा रहा है। कॉलेज पहुंचकर दोनों अपने अपने काम में लग गए। काव्या जाकर क्लास में संदीप के साथ बैठ गई। वहीं आदित्य अपने ऑफिस में बैठा काव्या के क्लास में लगे सीसीटीवी कैमरा से उस पर नजर रखने लगा। काव्या को संदीप के पास बैठे देखकर आदित्य का शक यकीन में बदल गया कि काव्या ने संदीप के साथ कुछ गड़बड़ किया है और इसी वजह से आरोही को वो सपना आया था। आदित्य को ये तो पता चल गया कि काव्या ने कुछ किया है, पर क्या किया है अब ये जानना बचा था। तो आदित्य इसके लिए कोई उपाय सोचने लगा जिससे उसका काम भी हो जाए और काव्या को पता भी न चले। दूसरी तरफ आरोही की 10 बजे नींद खुली तो वो आदित्य को ढूंढने लगी। फिर उसे याद आया कि आज उसी ने आदित्य को काव्या के साथ कॉलेज जाने को बोला था, तो वो चुपचाप से बैठ गई। आरोही को कोई आइडिया नहीं था कि आज वो पूरा दिन क्या करने वाली है। अकेले तो वो पूरे घर में इधर उधर घूम रही थी। कुछ देर में जब भूख लगी तो आरोही किचन में खाना ढूंढने गई। वहां जाकर देखा तो किचन में खाना ही खाना भरा हुआ था। ब्रेड्स, बिस्किट, स्नैक्स और भी कई तरह की खाने वाली चीजें भरी हुई थी। आदित्य ये सब कब लाए? सरप्राइज होते हुए आरोही ने खुद से ही कहा। दरअसल आरोही जब सो रही थी तभी आदित्य ने खाने की ढेर सारी चीजें लाकर किचन में भर दिया था, जिससे आरोही जब जागे तो उसे खाने की कोई दिक्कत ना हो। आरोही ने अब वहां से 2-3 चिप्स के पैकेट्स लिए और आदित्य के कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने आदित्य की अलमारी खोली और उसमें रखी चीजें देखने लगी। आरोही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आदित्य की अलमारी देख रही थी कि शायद उसे उसमें कोई अनोखी चीज मिल जाए जो उसने कभी नहीं देखी हो। और आरोही का अंदाजा सही भी निकला। आदित्य की अलमारी में कई तरह की मैजिकल इक्विपमेंट्स रखी हुई थी। कुछ डायमंड्स की जैसी चमक रही थी तो कुछ चीजें बिना किसी सहारे के हवा में लटक रही थी। आदित्य ने इन सारी चीजों को एक कांच के बड़े से बॉक्स में बंद करके रखा था। आरोही ने जब इसे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वाव, इतनी खूबसूरत चीजों को छुपा कर क्यों रखा है आदित्य ने? इन्हें तो पूरे घर में सजाना चाहिए। एक्साइटेड होते हुए आरोही ने खुद से कहा। आरोही ने ऐसे यूनिक आइटम्स पहले कभी नहीं देखे थे। इसी वजह से जब उसकी नजर इन सब चीजों पर पड़ी तो वो उन पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन सारी चीजों को अच्छे से देखने के लिए आरोही ने उस बॉक्स को अलमारी से बाहर निकाला और उसे उलट पलट कर देखने लगी। आरोही ये सब कर ही रही थी कि तभी उसे आदित्य का ध्यान आया। ये सोचकर कि आदित्य को पता चला कि वो उसके घर में जासूसी कर रही थी तो वो कितना डांटेगा। आरोही ने वो बॉक्स तुरंत वापस रखने का डिसाइड किया। मगर आरोही जब उस बॉक्स को वापस रखने गई तो उसने देखा कि जहां वो बॉक्स रखा हुआ था उसके नीचे फोटो एल्बम जैसा कुछ रखा हुआ है। फोटो एल्बम देखकर आरोही बॉक्स के बारे में भूल गई और एल्बम खोलकर देखने लगी। उस एल्बम में कुछ लोगों की पुरानी पेंटिंग्स रखी हुई थी।
आरोही वो सारी पेंटिंग्स आराम से बैठकर देखने लगी। उसमें आरोही को अपने डैड की भी पेंटिंग मिली। इस पेंटिंग में उनके साथ एक और शख्स था। द्वेंदु और वो आदमी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के खड़े हुए थे। देखने से दोनों गहरे दोस्त लग रहे थे। आरोही ने उसमें अपने डैड को तो आराम से पहचान लिया, पर वो दूसरे आदमी को नहीं जानती थी। तो उसने वो पेंटिंग एल्बम से निकालकर अपने पास रख लिया और दूसरी पेंटिंग्स देखने लगी। आरोही उन पेंटिंग्स में बने लोगों में से किसी को भी नहीं जानती थी, सिवाय द्वेंदु के। आरोही अब और आगे बढ़ी तो उसे आदित्य की भी एक पेंटिंग मिली। इसमें आदित्य एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। आदित्य उस पेंटिंग में उस लड़की के साथ बैठा उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो दोनों लवर्स हो। आरोही उस पेंटिंग में बनी लड़की को ध्यान से देखने लगी, पर उसमें उस लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख पा रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर एक टेप लगा हुआ था। आरोही ने वो टेप लड़की के चेहरे से हटाया ताकि वो उसे देख सके, पर आरोही की किस्मत इतनी खराब थी कि इस टाइम टेप हटाते ही लड़की का चेहरा भी मिट गया। आरोही ये देख बुरी तरह से घबरा गई, और घबराए भी क्यों ना, उसने उस लड़की की तस्वीर बिगाड़ दी थी जिसे आदित्य ने इतना संभाल कर रखा था। हड़बड़ाहट में आरोही ने जल्दी से वो टेप वापस लड़की के चेहरे पर ठीक वैसे ही लगा दिया जैसे वो पहले लगा हुआ था, और उस तस्वीर को वापस एल्बम में सेट करके उसे वापस अलमारी में डाल दिया। इसके बाद आरोही ने मैजिकल इक्विपमेंट्स का वो बॉक्स भी वापस उसकी जगह पर रखकर अलमारी बंद कर दी और चुपचाप बरामदे में जाकर टीवी देखने लगे। क्लास का फर्स्ट पीरियड ओवर हो चुका था और आदित्य अभी भी काव्या पर नजर रखे हुए था। लंच टाइम हुआ तो आदित्य ने देखा कि काव्या संदीप के कान में कुछ बोल रही थी, और काव्या की बात खत्म करते ही संदीप उठकर क्लास के बाहर जाने लगा। आदित्य ने जैसे ही देखा कि संदीप बाहर जा रहा है तो वो भी अपने ऑफिस से निकलकर उसके पास जाने लगा। आदित्य के पास ये अच्छा मौका था काव्या की चाल का पता लगाने का, जिसे वो किसी कीमत पर गंवाने नहीं वाला था। संदीप की क्लास से बाहर आने से पहले ही आदित्य वहां पहुंच चुका था, पर वो सबकी नजरों से छिपकर खड़ा था ताकि संदीप या काव्या उसे देख न सके। आदित्य ने देखा कि संदीप वॉशरूम की तरफ जा रहा था तो वो भी उसी की तरफ जाने लगा। इससे पहले कि संदीप वॉशरूम के अंदर जाए, आदित्य जाकर वहां छिप गया। यहाँ पर रेयान पहले से मौजूद था। संदीप भी जब वहां पहुंचा तो रेयान उसे देखकर मन ही मन चिढ़ने लगा। आज भी आरोही उसके पास बैठी है, सोचकर रेयान को संदीप से जलन होने लगी थी। उसका मन तो हो रहा था कि वो अभी के अभी संदीप को मार पीट कर उसकी सारी हीरोगिरी निकाल दे, और फिर आरोही उससे बात नहीं करेगी सोचकर रेयान ने अपने गुस्से पर काबू किया और हैंड वॉश करके चुपचाप वहां से जाने लगा। बस संदीप तो अलग ही मूड में लग रहा था। रेयान बाहर जाने को हुआ तो संदीप ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अंदर की तरफ खींच लिया और टॉन्ट मारते हुए बोला, क्यों आरोही के चमचे, कुछ कहोगे नहीं? इतनी आसानी से आरोही को अपने हाथ से निकल जाने दोगे? ये तो सूट नहीं करता तुम पर। ये सुनते ही रेयान को संदीप पर इतना तेज गुस्सा आया कि उसने संदीप को दीवार की तरफ धक्का दे दिया और कहा, तुम मेरी चिंता ना ही करो तो अच्छा है। मेरे हाथ में क्या रहता है और क्या छूटता है ये तो वक्त बताएगा। इतना कहकर रेयान वहां से फिर से बाहर जाने लगा, मगर इस बार भी संदीप ने उसके सामने खड़े होकर उसे बाहर जाने से रोक दिया और बोला, कम ऑन डूड, एक फाइट से डर गए? तुम चमचे हो ये तो पता था मुझे, पर साथ में फट्टू भी हो ये आज पता चला। रेयान अब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इधर आदित्य छुपकर उन दोनों की सारी बहस सुन रहा था। पहले तो आदित्य ने सोचा कि बाहर जाकर उन दोनों को रोक दे, पर फिर इससे काव्या क्या चाहती है ये नहीं पता चल पाता। यही सोचकर आदित्य वहीं खड़ा रेयान के बाहर जाने का इंतजार करने लगा। इधर संदीप की इतनी बकवास सुनने के बाद रेयान का गुस्सा आप ही से बाहर हो गया था, और ऐसे में संदीप को सबक सिखाए बगैर रेयान कहीं नहीं जाने वाला था। गुस्से में रेयान ने आंख देखा ना ताव और संदीप के पेट में एक जोर से घोंसा दे मारा। पेट में चोट लगते ही संदीप आह की आवाज के साथ पेट पकड़कर जमीन पर बैठ गया और रोने लगा।
रेयान घूसा मारने के बाद बिना पलट कर देखे ही क्लास में वापस चला गया। आदित्य छिपकर अभी भी ये सब होता देख रहा था। रेयान के जाने के बाद संदीप रोते रोते खुद से बड़बड़ा रहा था, क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? क्यों खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा मैं? आदित्य ने जब रेयान को ये बोलते सुना तो उसे सारा माजरा समझ आ गया। उसे पता चल गया कि काव्या ने संदीप को अपने वश में कर रखा है और उससे उल्टी सीधी हरकतें करवा रही है। पर काव्या ऐसा क्यों कर रही है? आदित्य के लिए ये जानना मुश्किल था। फिलहाल ये सब सोचना बंद करके संदीप को देखना आदित्य को ज्यादा जरूरी लगा। तो वो संदीप के सामने आया और अपने हाथ में A+ के साइन वाला लॉकेट लेकर उसे संदीप के सिर पर लगाते हुए बोला, मैं जो कुछ भी पूछने वाला हूँ वो सब अगले सेकंड ही भूल जाओगे तुम। काव्या ने तुम्हारे कान में क्या बोला था अभी? लॉकेट के टच में आते ही संदीप का पेट दर्द गायब हो गया, जिससे वो आराम से खड़ा हो पाया। उसके बाद आदित्य, और मैं करने आ भी गया, जबकि एक्चुअल में मुझे रेयान से कोई लड़ाई नहीं करनी थी। बट पता नहीं यहाँ आते ही मुझे क्या हो गया और मैंने लड़ाई शुरू कर दी। आई स्वेयर मैंने जानबूझकर नहीं किया ये। संदीप की पूरी बात सुनने के बाद आदित्य ने अपना लॉकेट वापस अपनी पैंट की जेब में डाला और उसे वापस क्लास में जाने को बोलकर खुद भी ऑफिस में चला गया। रेयान भी अब तक अपने क्लास में पहुंच चुका था। क्लास में जाते ही सबसे पहले रेयान काव्या के पास पहुंचा और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अचानक से ऐसा क्या दिखने लगा तुम्हें उस संदीप में जो उसके साथ घूमने लगी तू? रेयान को ऐसा चिल्लाते देख काव्या को भी गुस्सा आ गया और उसने रेयान का कॉलर पकड़कर बोला, ओ हेलो, औकात में रहो। ऊंची आवाज में मुझसे बात करने की जुर्रत मत करना, वरना ये आवाज ही बंद कर दूंगी। रही बात संदीप की तो मेरी मर्जी है, मैं जो करूं इसके लिए किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है मुझे, समझे? अब निकलो यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूं। काव्या का ये रूप देखकर रेयान हैरान रह गया। आरोही कभी ज्यादा गुस्सा नहीं करती थी, चाहे जो हो जाए। रेयान को यह बात अच्छी तरह से पता थी, पर आज काव्या का जो रूप उसने देखा उसके बाद रेयान कुछ बोल पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। इतनी देर में संदीप भी क्लास में वापस लौट आया था। क्लास में आते ही संदीप ने अपना बैग काव्या के पास से उठाया और दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया। काव्या भी फिर संदीप की सीट पर जाकर बैठ गई और उससे पूछने लगी, क्या हुआ तुम्हें अब? काम सही से पूरा किया? इस पर संदीप ने चौंकते हुए पूछा, कौन सा काम? संदीप के ऐसे बिहेव करने से काव्या को तुरंत समझ आ गया कि वो उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ये जानने में कि इसके पीछे आदित्य का हाथ है, काव्या को जरा भी देर ना लगी। मगर काव्या इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने दोबारा संदीप के माथे के बीचों बीच अपना हाथ रखा और उसे अपने वश में करने की कोशिश की। पर जैसे काव्या ने ऐसा किया, संदीप ने अपने माथे से उसका हाथ झटक दिया और कहा, ये क्या हरकत है? दूर रहो मुझसे, समझी? इस बार संदीप को अपने वश में करने की काव्या की कोशिश नाकाम हो गई थी, क्योंकि आदित्य ने पहले ही संदीप को अपने वश में कर रखा था और एक साथ किसी इंसान को दो लोग अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते थे। आदित्य को पता था कि काव्या दोबारा अपना प्लान कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी, इसलिए उसने पहले ही संदीप को अपने वश में करके काव्या के जीतने के चांस को ही खत्म कर दिया। अब अपना खेल बिगड़ते देख काव्या को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, मगर इसके लिए जाकर आदित्य से लड़ने का कोई फायदा नहीं था। ये देखते हुए काव्या अब आरोही को परेशान करने का कोई दूसरा उपाय ढूंढने लगी। खेल सिर्फ बिगड़ा है, अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ सोचते हुए काव्या ने मन ही मन कहा। काव्या इधर गुस्से में चल रही थी और वहीं दूसरी तरफ आदित्य काव्या का प्लान खराब करने के बाद बहुत खुश था, पर साथ ही वो इस बात से भी वाकिफ था कि काव्या अब चुप नहीं बैठेगी, जल्दी कोई दूसरा प्लान सोचकर नई मुसीबत खड़ी करेगी। मगर आदित्य अब हर मुसीबत के लिए तैयार था। खासकर आरोही के ठीक हो जाने के बाद अब आदित्य को कोई टेंशन नहीं थी। 2 बजे तो दांडिया नाइट्स के परफॉर्मेंस के लिए सारे पार्टिसिपेंट्स को डांस प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाने लगा, पर काव्या का आज वहां जाने का कोई मूड नहीं था, तो वो चुपचाप क्लास में बैठी रही। ऐसे ही करते हुए काव्या का कॉलेज में दूसरा दिन भी बीत गया। छुट्टी हुई तो आदित्य उसे लेकर घर भी आ गया। रास्ते में किसी ने कुछ नहीं बोला। पूरे रास्ते दोनों अपनी हार जीत के बारे में सोचते रहे। घर आकर काव्या सीधे आरोही के कमरे में चली गई और आदित्य अपने घर।
वहां आरोही पहले से उसके आने का इंतजार कर रही थी। तो जैसे ही आदित्य घर पर पहुंचा, आरोही ने पूछा, तो कैसा रहा आज का दिन? पता चला काव्या ने क्या किया था? आदित्य ने इस पर एक्साइटमेंट के साथ जवाब दिया, मत पूछो आज क्या हुआ है। काव्या की शक्ल ना देखने वाली थी। तुम उसे देखती तो हंस हंस के पागल हो जाती। आरोही को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि काव्या का प्लान बिगड़ चुका है। पर प्लान क्या था, यह जानने के लिए आरोही ने आदित्य से पूछा, अच्छा वैसे किया क्या था उसने? और संदीप वाला मैटर पता चला? अरे सारा मैटर पता चल गया। उसने संदीप को अपने वश में कर लिया था और उसे रेयान से लड़ाई करने के लिए भेजा था वॉशरूम में। जब मुझे ये पता चला तो मैंने संदीप पर से उसका कंट्रोल हटाकर खुद उसे अपने वश में कर लिया, ताकि अब काव्या उसे फिर से अपने वश में ना कर सके। कहते हुए आदित्य ने सारा मामला बताया। आरोही को अभी समझ नहीं आ रहा था कि काव्या रेयान और संदीप को क्यों लड़वाना चाहती थी। बहुत सोचने पर भी जब आरोही को इसका रीजन समझ नहीं आया तो उसने आदित्य से पूछा, पर वो संदीप और रेयान को लड़वाना क्यों चाहती थी? ऐसा करके उससे क्या मिलेगा भला? आदित्य को भी इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन नहीं पता था। क्लियरली ये तो मुझे नहीं पता, पर हो सकता है कि वो रेयान और तुम्हारी दोस्ती बिगाड़ना चाहती हो ऐसा करके। खैर जो भी हो, फिलहाल उसका प्लान फेल हो चुका है, ये सोचकर खुश हो जाओ, आदित्य ने खुश होते हुए कहा। मगर आरोही के चेहरे पर खुशी नहीं थी। काव्या का प्लान फेल हो गया ये सोचकर वो थोड़ी खुश तो हुई, पर अपनी सुबह वाली गलती याद करके दोबारा उसका मूड ऑफ हो गया। आरोही का उतरा हुआ चेहरा देख आदित्य ने पूछा, अब क्या हुआ? आरोही अपने गिल्ट की वजह से दुखी थी। उसने वो तस्वीर खराब करके वापस अलमारी में छुपा कर रख दिया था। तब तो उसने सोचा था कि आदित्य को इस बारे में बताएगी नहीं, लेकिन अब अपनी गिल्ट की वजह से वो आदित्य को सब कुछ बताना चाहती थी। मैंने एक मिस्टेक कर दी है, आरोही ने सिर झुकाकर कहा। आदित्य अभी तक काव्या की हार पर खुश हो रहा था, पर आरोही की बात सुनते ही उसकी सारी खुशी एकदम से रुक गई। आरोही को गिल्ट से भरा देखकर आदित्य को टेंशन होने लगी कि ऐसी क्या गलती कर दी है आरोही ने, कैसी मिस्टेक? आदित्य ने सीरियस होते हुए पूछा। इस पर आरोही ने सारी सच्चाई बताते हुए कहा, मैं अकेले बोर हो रही थी तो आपकी अलमारी देखने लगी। उसमें मुझे वो मैजिकल ऑब्जेक्ट्स मिले और साथ में एक फोटो एल्बम भी था। जब मैं एल्बम देख रही थी तो आपकी एक तस्वीर मिली किसी लड़की के साथ। उसके फेस पर टेप लगा हुआ था, तो उसका फेस देखने के लिए मैंने वो टेप हटा दिया, पर टेप हटाने से वो पेंटिंग खराब हो गई। आई एम सॉरी, मैं ऐसी कोई गड़बड़ करना नहीं चाहती थी, बट हो गया। ये सुनकर आदित्य पहले तो थोड़ा भड़का, पर फिर शांत होते हुए बोला, इट्स ओके, ध्यान रखना दोबारा ऐसी कोई गलती मत कर देना। अलमारी में रखी हुई कई चीजें नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर ध्यान से उन्हें हैंडल ना किया जाए तो। इसलिए नेक्स्ट टाइम से मेरे न रहने पर अलमारी की कोई चीज मत टच करना। आरोही को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी आदित्य उसे डांट नहीं रहा है। इसके पीछे का कारण जानने के लिए आरोही ने आदित्य से कहा, एक बात बताइए, मैंने आपकी इतनी पुरानी पेंटिंग खराब कर दी, फिर भी आप मुझे डांट नहीं रहे, ऐसा क्यों? इस पर आदित्य ने आरोही के सवाल को टालते हुए कहा, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? कहो तो कुछ ला कर दूं? आरोही को यह बड़ा अजीब लगा कि आदित्य उसके सवाल से भागने की कोशिश कर रहा है, मगर आरोही भी कहां मानने वाली थी। उसने फिर से सवाल किया, पहले बताइए वो तस्वीर में लड़की कौन थी? बड़े क्लोज लग रहे थे आप दोनों, लवर थी क्या आपकी? आरोही के इतना कहते ही आदित्य घबरा सा गया। उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ झलक रही थी। आरोही ने आदित्य को ऐसे नर्वस होते देखा तो और सवाल करने लगी, मतलब मैं सही सोच रही थी, ये लवर ही है आपकी? अभी कहां पर है वो लड़की? आई गेस शादी कर लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा शादी? आरोही अभी आगे कुछ और भी बोलने जा रही थी कि आदित्य ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे चुप कराते हुए बोला, तुम इतना सवाल क्यों कर रही हो तस्वीर में बनी इस लड़की के बारे में? जलन हो रही है क्या? आदित्य ने जैसे ही जलन का नाम लिया, आरोही भी नर्वस होने लगी। अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए आरोही ने कहा,
नहीं तो मुझे क्यों जलन होगी? वो पेंटिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी इसलिए पूछ रही थी। ऐसे उसके चेहरे पर टेप क्यों लगा रखा है आपने? आरोही ने अपनी नर्वसनेस छुपाने की बहुत कोशिश की, पर आदित्य को पता चल ही गया। तो अब आदित्य उसकी टांग खिंचाई करने लगा। आरोही को और तंग करने के लिए शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए आदित्य ने कहा, तुम चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, पर जलन तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रही है। तभी तुमने उसका फेस बिगाड़ दिया ना? आदित्य के इतना कहते ही आरोही ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सच में मैंने अनजाने में गलती कर दी। उसका चेहरा बिगाड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ओके, मान लिया तुमने अनजाने में किया, और अब इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। मामले को यहीं खत्म करते हुए आदित्य ने कहा, पर वो लड़की आपकी थी कौन? आरोही ने फिर से सवाल किया। आदित्य के मना करने के बाद भी आरोही बार बार उसी लड़की के बारे में पूछ रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही है ये उसे खुद भी नहीं पता था। इस वक्त वो बस तस्वीर वाली लड़की के बारे में जानना चाहती थी। वहीं आदित्य उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए बार बार टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहा था। पर जब आरोही ने फिर से सवाल किया तो आदित्य को जवाब देना ही पड़ा। I was in a love with her for a long time. Then she died. और फिर स्टोरी का द एंड हो गया। आदित्य ने एक सांस में